देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। तो चूंकि हमारा डिस्कशन जो है यह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस ने, बी वीडी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, या फिर डी भगत सिंह ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज या गुप्त संगठन अभिनव भारत का जो गठन है वह किया था वीडी सावरकर ने। एक छोटी सी चीज़ और छोटी सी कहानी, एक्सप्लेनेशन को आप देखिए, लेकिन उसके पहले 1899 में वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, यानी कि सावरकर बंधुओं ने मिलकर के 1899 में मित्र मेला नामक एक संगठन का गठन किया था। और इसी मित्र मेला संगठन के सदस्य, लगभग 200 सदस्य, महाराष्ट्र के नासिक में वर्ष 1904 में मिलते हैं। और वहीं पर वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यह एक गुप्त संगठन था, या यूं कह लीजिए तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जो विभिन्न प्रकार से शस्त्रों आदि के माध्यम से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। ठीक, बस इतना जानिए, इतना ही ज़रूरी है। थोड़ी सी जानकारी अगर वीडी सावरकर के बारे में जाए, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जानना हो तो जान लीजिए कि यह इटली के मैजनी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, और इनके द्वारा ही मैजनी की जीवनी लिखी गई थी 1906 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और दूसरी चीज़, इन्होंने ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे। और तीसरी बात, जब इनको अलीपुर षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था तो इनको सीआर दास ने जो है वह मुक्त करवाया था, या सीआर दास ने इनमें उस षड्यंत्र केस से इनका बचाव कर लिया था। खैर, इसके बारे में तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से बात होगी। एक बात और, इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके एक बार वापस भारत लाया जा रहा था केस चलाने के लिए SS मोरिया नामक एक जहाज़ के माध्यम से। जब यह SS मोरिया नामक जहाज़ जो है वह मार्सेलस बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां से यह जहाज पर से कूद गए, या यूं कह लीजिए तो मार्सेलस बंदरगाह के निकट पहुंचा था, तो वहां से यह ब्रिटिश जहाज से कूद गए ताकि वह स्वतंत्र हो सके, लेकिन पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में नासिक महाराष्ट्र में वीडी सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो डायरेक्ट आंसर कर लें। अभिनव भारत से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में, जो कि 1904 में अभिनव भारत संगठन में परिवर्तित हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था।
तो कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र के नासिक में 1904 नहीं, 1905 नहीं, 1904 होना चाहिए था यहाँ पर। तो प्रश्न थोड़ा सा गलत दे दिया था इन्होंने, थोड़ा सा क्या, पूरा ही प्रश्न गलत दे दिया था। आप कभी 1904 की जगह 1905 में टिक लगा कर देखिए, थोड़ा सा गलत नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो अभिनव भारत को संगठित किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था ऑप्शन नंबर डी, अभिनव भारत। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है ए 1, 2, 3, 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, या डी केवल 1 और 4। चलिए, यहाँ पर दिए गए सभी कथन जो है, यहाँ आपको बताया गया था पहले ही, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सर्वथा सत्य हैं। इनके द्वारा जो है महाराष्ट्र के नासिक में 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन का गठन किया गया था और मैजनी की जीवनी लिखते हुए इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को या भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने का कार्य करते हुए भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिख करके इस 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दिया गया या विशेषण दिया गया था। और यह ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एसएस मोरिया नामक जहाज़ से कूद करके भाग गए थे, हालांकि इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 1906 में मैजनी की जीवनी को पूरा किया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस की स्थापना की? ए 1927, बी 1929, सी 1924, या डी 1925। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। पूरा इनका नाम यह था। इनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग के प्रतिरोध स्वरूप 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? ए जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सी रास बिहारी बोस ने, या डी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। ठीक, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी देखिए यह अरविंद घोष के अनुयायी थे और इनके द्वारा ही विभिन्न समयों पर युगांतर पार्टी के विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था, जिनमें से एक थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ठीक, अभी प्रश्नों में आएगा युगांतर पार्टी के बारे में या युगांतर समिति के बारे में, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर। एक चीज़ जानते चलिए कि जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को जो है वह बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी आदि समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए पी मित्र, बी बरिंद्र घोष, सी वीडी सावरकर, या डी नरेंद्र गोसाई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए,
प्रमथनाथ मित्र, ठीक है, कलकत्ता के बैरिस्टर थे प्रमथनाथ मित्र या फिर पी मित्र, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अनुशीलन समितियों के बारे में बात की गई। देखिए था क्या कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनसे आप लोग सुपरिचित होंगे, इनके आदर्शों या इनके उपदेशों का अनुसरण या अनुशीलन करने वाले लोगों की समिति को अनुशीलन समिति कहा गया। कलकत्ता में उस समय विभिन्न अखाड़ों के माध्यम से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, और इनमें से जो अखाड़े या जो संस्थाएं थी वह जो है जिनके सदस्य जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपदेशों या आदर्शों का अनुसरण कर रहे थे, वह कहलाए अनुशीलन समिति के सदस्य, या फिर उनको कहा गया अनुशीलन समिति। ठीक है, अब इन अनुशीलन समितियों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी कलकत्ता अनुशीलन समिति की वर्ष 1902 में, जो कि अलग अलग दो जगहों पर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, एक की स्थापना प्रमथनाथ मित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसके अन्य सदस्यों में शामिल थे बाघा जतिन और बरिंद्रनाथ घोष या फिर बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, दूसरी तरफ इस अनुशीलन समिति, देखिए अखाड़े जो थे ना वह सर्वथा एक दूसरे से स्वतंत्र थे। ऐसा नहीं कि जैसे कि ए है तो ए है, ये दोनों एक है, नहीं, ये ए अलग था और ये ए अलग था, लेकिन भले ही इनका आदर्श एक हो, इनका उद्देश्य एक हो, लेकिन यह एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं प्रकार से या इसी तरीके से विभिन्न जो अखाड़े थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी के जब आदर्शों का उपदेशों का या आदर्शों का अनुसरण कर रहे थे, तो उसी अनुसरण में उनको अनुशीलन समितियां कही गई। ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा या प्रमथनाथ मित्र की अध्यक्षता में 1902 में की गई। तो वहीं कलकत्ता में एक अन्य अनुशीलन समिति थी जिसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु की अध्यक्षता में की गई थी। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1906 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में, जो कि सर्वाधिक संगठित अनुशीलन समिति थी। तो वहीं मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में या ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो एक अन्य अनुशीलन समिति थी जिसकी अध्यक्षता या जिसके संस्थापक थे सरल घोषाल। ठीक है, देखिए सरल घोषाल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो विभिन्न प्रकार की अनुशीलन समितियाँ थी, लेकिन आपको अपने दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ढाका अनुशीलन समिति और कलकत्ता अनुशीलन समिति, इन दो का विशेष ध्यान रखिए। प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतीन्द्रनाथ बनर्जी या बरिंद्रनाथ घोष, यह सब जो है इसके सदस्य थे। हालांकि कुछ जगहों पर बरिंद्रनाथ घोष को भी कलकत्ता अनुशीलन समिति या अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यह दोनों विकल्पों में आ जाते हैं तब आपको पी मित्रा के साथ जाना है, नहीं रहने पर बरिंद्रनाथ घोष या बरिंद्र कुमार घोष के साथ चले जाना है, और इनके भी न रहने पर जतीन्द्रनाथ बनर्जी के साथ चले जाना है। ठीक, चलिए देखिए, बरिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ के दत्त के नेतृत्व में 1906 से अनुशीलन समिति द्वारा एक पत्र का प्रकाशन किया गया जिसको कहा गया युगांतर। यह एक साप्ताहिक पत्र था, और हेमंत चंद्र कानूनगो वह व्यक्ति था या वह इंसान थे जो कि इस कलकत्ता अनुशीलन समिति के बम विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा बताया जाता था कि बम कैसे बनेगा। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बताइए किसको जन्म दिया? अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट, बरिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? तो बरिंद्र घोष संबद्ध थे अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति थी तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया या लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? सबसे पहले तो ये बताइए कि यह लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को किसने प्रदान की थी? देखिए, यह लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को जनता के द्वारा प्रदान किया गया था। किसी एक व्यक्ति विशेष ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नहीं कहा था। ठीक है, यह बेताज बादशाह जाने जाते थे भारत के राष्ट्रवाद के।
ठीक है, अभी इनके बारे में और प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, सी होम रूल आंदोलन के दौरान, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण प्रदान किया गया था क्रांतिकारी आंदोलनों के दौर में, उस समय जब चापेकर बंधुओं ने पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी जून 1897 में। और इस हत्या के आरोप में या इस हत्या को करने के लिए अंग्रेजों द्वारा यह तिलक पर यह आरोप लगाया गया कि यह तिलक के नेतृत्व में ब्राह्मणों द्वारा की गई एक हत्या है, और इसी अपराध के जुर्म में धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगा करके जुलाई 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें 18 महीने की सज़ा दे दी गई। ठीक है, और इसका उस समय देश भर में भारी विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप तिलक जो है वह अत्यंत लोकप्रिय हो गए, और जब यह जेल से निकले तो इनको जनता के द्वारा लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 124A एक राजद्रोह की धारा है, आज भी फिलहाल भी करंट में यह चर्चा का विषय बनी रहती। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे इतिहास में बाल गंगाधर तिलक पर भी यह धारा लगाई जा चुकी है। ठीक है, आगे और लोगों के बारे में बात होगी जिन पर राजद्रोह का मुकदमा इस सेक्शन के तहत चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ए बम्बई कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी पूर्वी बंगाल में, या फिर डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल। 1908, स्थान बर्रा, या कहीं कहीं बारा भी लिखा रहता है तो ध्यान रखिएगा, बर्रा या बारा। 1908 पूर्वी बंगाल। यहाँ पर पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में पूंजी को एकत्र करने के लिए, पूंजी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था, पूंजी यानी धन को एकत्र करने के लिए पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में बर्रा या बारा के जमींदार के घर पे डकैती डाली गई और वहाँ से धन लूटा गया था। ठीक है, और इसी को बोला गया बर्रा डकैती का कांड, या फिर बर्रा डकैती बोला गया, जो कि अंजाम दिया गया था, जो कि स्थित है पूर्वी बंगाल में, और अंजाम दिया गया था पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907, या डी 1911। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 30 अप्रैल 1908 बिहार मुजफ्फरपुर में। ठीक है, दो व्यक्ति थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंक दिया। ठीक, अब किंग्सफोर्ड तो इस बम कांड से बच गया, या मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड जो है जिसके ऊपर या जिसके लिए यह बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, वह तो बच गया। लेकिन यह इस बम कांड का दुर्भाग्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले अंग्रेज मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री इस बम कांड में मारे गए। परिणाम स्वरूप खोजबीन शुरू हुई, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया इन सब लोगों को। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए या पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, और वहीं खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। यह उस वर्ष 18 वर्ष 8 माह और कुछ घंटे के थे, क्या 8 दिन या 8 साल, ऐसे 8 दिन के थे शायद। मतलब कि यह सबसे न्यूनतम उम्र में इनको फांसी दी गई थी, या सबसे छोटी उम्र के जो फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे वह थे खुदीराम बोस। और किस कांड या किस आरोप में? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में इनको यह फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनमें से देखिए प्रफुल्ल चाकी के साथ है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ए चित्तरंजन दास, बी WC बनर्जी, सी मोतीलाल बनर्जी या फिर डी तेज बहादुर सप्रू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास या CR दास ने अरविंद घोष को बचा लिया था अलीपुर षड्यंत्र के मामले से 1908 वाले। ठीक है, देखिए इस षड्यंत्र केस के तहत या इस षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और इनके भाई बरिंद्र घोष के सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। पालिक तल्ला कोई जगह थी, वहाँ से गिरफ्तार किए गए थे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ से गिरफ्तार कर लिए गए और इनके विरुद्ध सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। इसी को कहा गया अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, इस मामले में चित्तरंजन दास ने अपना एड़ी चोटी का पूरा पुरजोर लगा करके बचा लिया अरविंद घोष को। ठीक है, और इसी अलीपुर षड्यंत्र कांड में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नरेंद्र गोसाई। ठीक है, यह जो नरेंद्र गोसाई थे यह बन गए सरकारी गवाह। ठीक, तो अब जब यह सरकारी गवाह बन गए तो जाहिर सी बात है क्रांतिकारियों के मध्य इनको लेकर के रोष व्याप्त हो गया होगा और परिणाम स्वरूप कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र कांड के जो सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई, इनकी हत्या कर दी गई थी कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा गोली मार करके, और परिणाम स्वरूप इनको भी फांसी की सज़ा हो गई थी। और कुल मिलाकर के अलीपुर षड्यंत्र कांड के मामले में 17 लोगों को सज़ा हुई थी, लेकिन अरविंद घोष जो है वह रिहा कर दिए गए थे। और इसी के बाद से अरविंद घोष चले गए थे पांडिचेरी और वहाँ पर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928 या डी 1930। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1924 में HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यहाँ पर क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, युवा क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था अक्टूबर 1924 में, ताकि उचित ढंग से देश में क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन किया जा सके। और इसी संचालन या इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे सचिंद्र सान्याल और अन्य सदस्यों में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी तो 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी राम प्रसाद वर्मा या राम प्रसाद बिस्मिल या डी शिव वर्मा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी शिव वर्मा जो है यह HRA के सदस्य नहीं थे, बल्कि इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, इन पर भी केस चला था, किसके तहत तो अभी आगे बात करते हैं। लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको भी सज़ा प्रदान की गई थी आजीवन कारावास की। ठीक है, अभी HSRA के बारे में प्रश्न आएगा तो वहीं पर देखेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि काकोरी कांड के बाद जो है HRA के क्रांतिकारियों के ऊपर जो है काफ़ी कठोर कार्रवाई हो रही थी या काफ़ी ज़्यादा दबाव बना दिया गया था। अतः यह संस्था या यह संगठन जो है वह पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई थी और परिणाम स्वरूप आगे चल कर के इस HRA से जो है स्वतंत्र या HRA के एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है इसके एक परवर्ती संस्था का निर्माण किया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिलहाल इसके बारे में अभी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ए राजगुरु, बी अशफाक उल्लाह, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी भगत सिंह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है जब उनको जेल में फांसी के पहले पीने के लिए दूध दिया जा रहा था तो उन्होंने उस दूध को लेने से अस्वीकार करते हुए कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूँगा, यानी कि पुनर्जन्म के बाद मैं जो है वह दूध पीऊँगा। ठीक है, यानी कि मैं मृत्यु से पहले अब मैं कुछ भी नहीं लूँगा, यह उनका कहना था। ठीक, देखिए, यह एक शायर भी थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस सांसों में लहू रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। थोड़ा इस शायरी को यूं ही नहीं मज़े के लिए पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रश्न आता है। ठीक है, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए किसने लिखा था? ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर आज़ाद। कहा था ना प्रश्न आता है। चलिए, इसको लिखा गया था, बताइए किसके द्वारा? तो इसको लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ठीक है, जिनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए, यह लिखा था इन्होंने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, यह पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटना से 30 किलोमीटर दूर, हरदास बिना, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक, 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में यह गज़ल छपी थी, जो कि उर्दू में लिखी गई थी। काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका का नाम था सबाह, यहाँ से यह चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी है या फिर सैयद शाह मोहम्मद हसन, जिसकी यह पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद, सी चंद्रशेखर आज़ाद या फिर डी बटुकेश्वर दत्त। तो 3 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, 3 की 4 बताइए। ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर अंग्रेजों के द्वारा चढ़ा दिया गया था। किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। हुआ क्या था, तो पूरी घटना को अच्छे से समझिए। HRA के सदस्य थे यह सब। ठीक है, छत्र सान्याल की अध्यक्षता में इस संगठन की स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा था। देखिए, अब इस HRA के द्वारा जो पहली घटना अंजाम दी गई वह थी 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटना। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन की गई है, यह सारी चीज़ें कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो काकोरी कांड का डेट था 9 अगस्त 1925। किस मंडल की रेल थी? तो उत्तर रेलवे की रेल थी। किस संभाग की ट्रेन थी? तो लखनऊ सहारनपुर संभाग की ट्रेन थी। स्थान कौन सा था? तो काकोरी था। और ट्रेन कौन सी थी? तो ट्रेन थी 8 डाउन या फिर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस, नहीं, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, किया क्या गया था? तो डकैती डाल करके खजाने को लूट लिया गया था। अब इस यह घटना जो है वह अपने स्थान यानी कि काकोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, काकोरी कांड। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह इस घटना से फरार हो गए और
यही एकमात्र ऐसे सदस्य बचे रहे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो कि कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अंततोगत्वा 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बंदूक की गोलियां खत्म होने के बाद आखिरी गोली से स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, यानी कि पुलिस की गिरफ्त में ये तब भी नहीं आए थे, पुलिस पकड़ नहीं पाई थी इनको। ठीक, और वहीं काकोरी कांड से संबंधित अन्य लोगों में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकिंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त यह सब भी शामिल थे या इनको भी गिरफ्तार कर इन पर भी मुकदमे चलाए गए थे। अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डेट और समय और महीना दोनों तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो मुकदमे से बच निकले थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, देखिए ये ध्यान रखिए, लेकिन साथ में इन तीनों का नाम भी ध्यान रखिए कि यह सभी जो है वह काकोरी कांड से संबंधित थे। अन्यथा जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को पढ़ने के बाद जो है भूल जाते हैं कि अन्य कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल थे, जबकि कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 29 क्रांतिकारियों को। हालांकि सभी के नाम हम नहीं याद रख सकते, लेकिन जिनके भी नाम जब आते हैं सामने तो उनको एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयत्न किया करिए, ताकि कभी भी विकल्पों में यदि वह सामने से गुजरे तो आप उसको टिक कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो नहीं पकड़ में आए थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। बी, देखिए नाम गलत लिखा गया है, यह गलत बात है। बी, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। सी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। सी, डी, सूर्यसेन और उधम सिंह। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे और अशफाक उल्ला खां भी थे, और एक और महान आत्मा थी जिनका नाम था रोशन लाल। ठीक है, यह सभी जो है काकोरी कांड से संबंधित वह व्यक्ति या वह क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, जबकि सूर्यसेन वह क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो इस काकोरी कांड से संबंधित तो नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा जो है चटगांव शस्त्रागार नामक एक युद्ध छेड़ा गया था। युद्ध ही कहिएगा उसको, फिलहाल उसके बारे में जब बात करेंगे तो वह बात होगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। तो काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे भगत सिंह, उम्र कम थी वरना अवश्य होते यह भी उसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। ए, मोहनलाल सक्सेना। बी, जगत नारायण मुल्ला। सी, कृष्ण बहादुर। या फिर डी, प्रभात चंद्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड मुकदमे से जुड़े सरकारी वकील थे या क्रांतिकारियों या अभियुक्तों की ओर से पैरवी, अभियुक्तों की ओर से नहीं, अभियुक्तों के विरोध में पैरवी कर रहे थे। ठीक है, देखिए काकोरी कांड 1925 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था और इसमें कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। कई लोग क्यों, 29 लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ वकील जगत नारायण मुल्ला, और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने पैरवी करने के लिए रखा था लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्रा को, जो कि कम अनुभवी वकील थे। और इस कारण अभियुक्तों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि उनको भी उच्च कोटि का वकील प्रदान किया जाए या उनके लिए भी उच्च कोटि के वकीलों की नियुक्ति सरकार करे। लेकिन सरकार का निर्णय अंतिम होने के कारण अभियुक्त कुछ कर नहीं सके थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे थे लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र। तो वहीं सरकार की ओर से पैरवी की गई थी जगत नारायण मुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ए अशफाक उल्ला खां ने, बी बहादुर शाह जफ़र ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, या फिर डी वाजिद अली शाह ने। चलिए देखिए, अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, इन्होंने जो है इस नज्म का या इस पंक्ति का प्रयोग किया था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। और इसका प्रयोग इनके द्वारा उस समय किया गया था जब डलहौजी द्वारा व्यपगत की नीति के तहत जो है अवध का विलय नहीं किया जा सका था, और अंततोगत्वा उसने चाल चलते हुए कुशासन का आरोप लगा करके इन नवाब को जो है वह सत्ता से बेदखल कर दिया था। इन नवाब यानी वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल करते हुए अवध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुनने में आता है कि जो अवध की संपूर्ण जनता थी वह नवाब को जो है अवध के बाहर तक छोड़ने भी आई थी। तो उसी संदर्भ में या उसी के बाद जो है यह वाजिद अली शाह का कथन या वाजिद अली शाह की पंक्ति आई थी कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा जेल में बंद होने के दौरान और फांसी दिए जाने के दौरान बार बार इस नज़म का प्रयोग किया गया था। आज भी आप लोग कभी कभी फेसबुक ट्विटर पर इस तरह की पंक्तियाँ देखते ज़रूर होंगे। इंस्टा मत चलाया करो, मुझे समझ में नहीं आता कैसे चलता है। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, या डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठित एक संस्था या संगठन थी, जिसका गठन सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। और इसका उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, हालांकि साइमन कमीशन के विरोध के समय जब लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी, तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक थे। ठीक है, सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई, जो कि इस HSRA संगठन की पहली गतिविधि या पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और चंद्रशेखर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंक दिया था जब 2 बिलों पर चर्चा चल रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था। ठीक है, और इनके बम फेंकने का जो उद्देश्य था वह सरकार को डराना भर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी। आइए अगले पर चलते हैं। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ मिलकर के बम फेंका था भगत सिंह ने, बताइए। अभी अभी देखा, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के। कब? 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र द्वितीय केस। प्रथम वो गदर पार्टी वाला था ना, 1915 वाला, उसमें गदर पार्टी के जो सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर विभिन्न मुकदमे चलाए गए थे, वह लाहौर प्रथम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी
उल्टा नाम बोल दिया ना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो यह फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर सभी के नाम दिए हुए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया था और अंततोगत्वा सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया और इसमें भारत की आज़ादी का उल्लेख किया गया और यह भी कहा गया कि इसका उद्देश्य यह रखा गया कि भारत को एक समाजवादी और गणतंत्र राज्य बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो यह किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट, सबके बारे में बात हो चुकी। ठीक है। वर्ष 1928 में HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो HSRA की स्थापना सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? A, फांसी देकर, B, मार पीट कर, C, मुठभेड़ में गोलियों से, या D, सैनिक जीप से कुचलकर। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यह भी सर्वथा सत्य नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं से ही स्वयं को गोली मार ली थी अंतिम गोली के रहते हुए। ठीक। देखिए, भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखे हुए थे। काकोरी षड्यंत्र केस से ही यह पुलिस को चकमा देते हुए भाग रहे थे और लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। अंततोगत्वा जो है अंततोगत्वा जो है 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको इलाहाबाद के कंपनी बाग या अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था और अंतिम समय में भी जब यह पुलिस से मुठभेड़ करते रहे जब इनकी गोली ख़त्म हो गई तो इन्होंने खुद से गोली मार ली और ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लगे थे। ठीक है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। इसके अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है आप लोगों का लेक्चर, लेकिन बंद नहीं हुआ है और ना होगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और कंप्लीट भी आपका जो है वह पूरा प्रयास है कि इसी महीने में हो जाए सारा का सारा सिलेबस। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।